हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द एक्यूरेट वर्ल्ड। तो आज की वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूं जो भी आपने मुझसे मेरी प्रीवियस वीडियोस में पूछे थे, जहां पे मैंने आपको अनाउंस किया था कि मैं Q&A की वीडियो रखने वाला हूं। तो ये वाली वीडियो उसी की है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले एक्वेरियम से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल के थ्रू मिलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेट फ्रेंड्स, एक आपको अपडेट देना था। जो मेरी मैंगो ऑस्कर थी वो आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने अपनी कम्युनिटी टैग में शिफ्ट कर दी है। पहले मैंने इसको एरवाना में शिफ्ट किया था लेकिन वही उसका एग्रेशन कम नहीं हुआ था। फिर दूसरी बार शिफ्ट किया फिर भी कम नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी सारी ऑस्कर्स एरवाना में शिफ्ट कर दी। उसका जो एग्रेशन था वो डिवाइड हो गया लेकिन कम नहीं हुआ था। फिर एट टू एंड मैंने मोइंग मैंगो ऑस्कर्स में डाली और सारी ऑस्कर्स 1 घंटे बाद इसमें डाल दी। तो इसमें ये अभी तो थोड़ी सेट हो गई है, मार रही है मेरी ऑस्कर्स इसको और ये भी ऑस्कर्स को मार रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हाल दोनों का एग्रेशन इक्वली है। तो क्या करूँ, इनका बड़ा दिमाग ख़राब होता है, इतना ज़्यादा लड़ती हैं ऑस्कर्स, बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है ऑस्कर्स का। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम वेस्ट करे अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन अपनी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो ये है, मोली फिश के बेबी की केयर कैसे करें, उसको खाना क्या खिलाएं। मेरे मोली ने 2 बार बेबी दिए हैं बट दूसरे फिश उस बेबी को खा जाते हैं, तो भाई प्लीज़ एडवाइस। भाई मोली फिश जब भी बच्चे देती है तब उसका जो स्टमक होता है वो स्वेल हो जाता है और स्वेल इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा फूल जाता है उसका स्टमक कि अपन उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके जो स्टमक है उसमें फ्राइज़ हैं। तो आप जब भी उसको आइडेंटिफाई कर लें कि उसके स्टमक में फ्राइज़ हैं, वो बर्थ देने वाली अपने बेबीज़ को, तो आप उसको हटा के एक दूसरे टैंक या अपने बाउल में रख लें जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आप उसको प्रोवाइड कर पाएँ। तो उसके बाद क्या करें, आप जब उसको ट्रांसफ़र कर लें उसके बाद जिस भी बाउल या टैंक में आपने ट्रांसफ़र किया उसमें हाइडिंग स्पेसेस बहुत ज़्यादा बना दें जिससे कि जो फ्राइज़ वो है तो वो जाके उसमें हाइड हो जाए ताकि वो उसको खा ना पाए। और जब मूली फिर वो देती है अपने फ्राइज़, जब डिलीवरी देती है बच्चों की, तब वो 1-2 बच्चे तो 100% खाई जाती है, उनको तो आप बचा ही नहीं सकते हैं। वो 1-2 को तो खाएगी क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा भूखी रहती है इसलिए। और उनको हाइडिंग स्पेसेस इसलिए देनी है क्योंकि अगर आप उनको खोल कर रखेंगे तो हो सकता है वो सारे बच्चे भी खा जाए। तो इसलिए अपन को ये करना, उनको हाइडिंग स्पेस देनी है जहाँ पे बच्चे जा पाएँ सिर्फ और मूली ना जा पाए। और जैसे आप उसको देख लें कि उसका पूरा प्रोसेस हो चुका है, उसने सारे बेबीज़ दे दिए, सारे फ्राइज़ बाहर आ चुके हैं उसके स्टमक से, तो आप उस वाली मूली को वापस अपने टैंक में शिफ्ट कर दिए जिससे आपने उसको निकाल के डाला था। और उसको आप खिला क्या सकते हैं, आप उनको खिला सकते हैं ट्यूबिक वॉर्म्स आते हैं वो दे सकते हो उनके बच्चों को, मूली के बच्चों को, या तो फिर ब्राइन श्रिम्प हैच करके दे सकते हैं। तो ऐसे आप उनको अच्छे से ग्रो अप कर पाएंगे मूली के बच्चों को। और एक बात ज़रूर याद रखिए, जो फ्राइज़ होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो वाटर कंडीशंस आपको बहुत अच्छी रखनी पड़ेंगी, आपको फ्रिक्वेंटली वाटर चेंजेस करने पड़ेंगे और एकदम अच्छा वाटर यूज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल भी क्लोरीन वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए, अमोनिया का लेवल बिल्कुल हाइक नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि फ्राइज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तभी आपके फ्राइज़ अच्छे से ग्रो अप हो पाएंगे। अगर आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो करें तो आपके जो फ्राइज़ हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो अप होंगे और एक अच्छी मूली फिश बन जाएंगे बड़े होके। है तो मूली लेकिन अभी फ्राइज़ में, फ्राइज़ स्टेट में है, लेकिन फिर ज़्यादा अच्छी स्टेट में आ जाएंगे मूली के, एकदम मैच्योर मूली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई एरवाना की एज क्या है। भाई मेरे एरवाना की एज अबाउट 1.5 ईयर्स है, शायद 1 साल 6 महीने, 1 साल 8 महीने, ऐसे ही कुछ है। एक्चुअली मुझे पर्टिकुलर डेट नहीं पता है लेकिन हाँ इतनी होगी क्योंकि मैंने डेट नोट नहीं करी थी जब मैं उसको लाया था। भाई कहाँ रहते हो। भाई मैं झांसी में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश स्टेट का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो वहाँ पे एक सिटी है झांसी, वहाँ पे मैं रहता हूँ। आपने एक कहावत भी सुनी होगी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो हाँ, उन्हीं झांसी वाली रानी की नगरी में मैं रहता हूँ, झांसी जिसको बोलते हैं, जिसका पहले नाम बलवंत नगर था लेकिन ब्रिटिशर्स के राज के बाद उसका नाम झांसी पड़ गया। तो उसी झांसी में मैं रहता हूँ जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई बिलोंग करती थी और जहाँ से क्रांति की चालू करी थी रानी लक्ष्मीबाई ने, बहुत बड़ी क्रांतिकारी थी। तो वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ, इस बात का प्राइड भी बहुत है मुझे। सो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। बेस्ट टाइप ऑफ टर्टल्स नॉन एग्रेसिव टू कीप विथ ऑस्कर्स। आप सारे टाइप के टर्टल ऑस्कर्स के साथ रख सकते हैं लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए कि ऑस्कर का साइज़ क्या है और टर्टल का साइज़ क्या है, क्योंकि जब ऑस्कर बहुत बड़ी होती है और आपने उसके साथ अबाउट कॉइन साइज़ का या अबाउट 3 इंच या 4 इंच का ऑस्कर टर्टल डाल दिया तो वो टर्टल को 100% मार देगी। ऑस्कर क्या करती है, ऑस्कर मैंने एक्सपीरियंस किया है जब मैंने छोटा टर्टल पाला था इसके पहले। तो ऑस्कर उसका जो पैर होते हैं पैर पकड़ के नीचे ले आती है बार बार और उसको बहुत मारती भी है टर्टल को। तो टर्टल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और एट टू एंड वो मर भी जाता है। एक्चुअली मैं एक टर्टल लॉस्ट हो चुका है मेरा, वो मेरा RES था, रेड ईयर्ड स्लाइडर।
तो वो मेरा लॉस्ट हो चुका है इस चक्कर में। तो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि आप टर्टल हमेशा स्टार्टिंग से ही पालें अपने फिशेस के साथ। जब आपकी फ़िश छोटी हो, ऑस्कर छोटी हो और जब आपका टर्टल छोटा हो, तभी से दोनों को साथ में रखें। वरना क्या होता है, जो RES वगैरह होते हैं इनके जो एग्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये फिशेस पे भी कभी अटैक कर सकते हैं, और जब अटैक करते हैं तो सीधे मार डालते हैं फिशेस को। ये केस भी हो चुका है मेरे फ्रेंड के साथ। उसके बाद भी RES था और उसने बड़ा RES अपनी पैरेट्स के साथ डाल दिया था और उस RES ने रात भर में सारी पैरेट्स मार दी थी। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि आप स्टार्टिंग से रखें ताकि वो दोनों एक दोनों के यूज्ड टू हो जाएं और उसमें कोई भी अटैक ना करे एक दूसरे पे। तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेगी। और अगर आप ऑस्कर के साथ रख रहे हैं, मतलब आप एक एक्वेरियम में टर्टल रख रहे हैं, और एक्वेरियम में टर्टल रखने का मतलब है आपको उसको एक बास्किंग एरिया मस्ट देना पड़ेगा। अगर आप बास्किंग एरिया उसको नहीं देंगे एक्वेरियम में तो 100% डाई हो जाएगा, वो 100% मर जाएगा। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, और इन बातों का ध्यान रखते हुए आप ऑस्कर के साथ रख सकते हैं टर्टल। अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने कई लोगों को सुना है कि टर्टल और फिश को एक टैंक में ना रखें, तो इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? भाई मेरी भी राय यही है कि टर्टल और फिशेस को एक टैंक में नहीं रखना चाहिए। और अगर रख रहे हैं आप, जैसे कि मैं भी पहले रखता ही था लेकिन मैंने अब हटा दिया है, अब मैं नहीं रखता हूँ अपने फिशेस के साथ टर्टल मेरा। तो अगर आप रखते हैं टर्टल तो आप उसको एक बास्किंग एरिया दें, मस्ट है अपने फिशेस के साथ बास्किंग एरिया। अगर आप टर्टल रखते हैं तो फिशेस के टैंक में बास्किंग एरिया होना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको बास्किंग एरिया नहीं देंगे तो उसका जो शेल है वो रॉट हो जाएगा, या और भी डिजीजेज हो जाती हैं, उसकी जो स्किन होती है वो भी अच्छी नहीं रहती, वो विटामिन वगैरह की कमी हो जाती है, विटामिन D नहीं मिलती है बिल्कुल भी। आप उसको मतलब अगर एकदम अंधेरे में रखें या तो फिर बिल्कुल भी सनलाइट वगैरह नहीं आ रही है तो उसी में रह के उसमें विटामिन D नहीं मिलेगी और वो एकदम वीक पड़ जाएगा, एट टू एंड उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए अपन को एक्वेरियम्स में नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर रख रहे हैं आप तो उसको आप बास्किंग एरिया ज़रूर दें, और एक वार्म लाइट ज़रूर लगाएं उसके बास्किंग एरिया पे ताकि उसका जो टेम्परेचर है थोड़ा वार्म रहे हमेशा। तो ये बात ज़रूर ध्यान रख लें अगर आप टैंक में रख रहे हो। वैसे तो आपको नहीं रखना चाहिए। मैं भी क्या करता हूँ, मैं कभी कभार उसको जब भी फीड वगैरह देना होता है तो मैं उसको टैंक में डाल देता हूँ अपने टर्टल को, और बाकी टाइम मैं उसको बाहर ही रखता हूँ। अब उसको टैंक में नहीं रखता हूँ क्योंकि वो एक्चुअली बहुत बड़ा हो गया है और मेरे टैंक के हिसाब से, और मेरा टैंक का ग्लास टूटने का भी डर है और उसको भी कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन बास्किंग एरिया अभी भी है मेरे टैंक में, क्योंकि जब भी मैं फीड देता हूँ तो वो खा पी के ऊपर बैठ जाता है, और जब वो ऊपर बैठता है तो मैं उसको बाहर निकाल के छोड़ देता हूँ, बाहर फ्रीली घूमता है मेरे पूरे घर में। तो आप भी ऐसा ही करिए अगर आप कर सकते हैं। टैंक में तो रखना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। कुछ लोग को देखा है मैंने, ज़रा से टैंक में बहुत बड़े बड़े टर्टल रख लेते हैं और वो एट टू एंड उनके मर जाते हैं क्योंकि उसमें बास्किंग एरिया नहीं रहता है और टैंक बहुत साइज बहुत छोटा रहता है। और फीड में ऑप्टिमम देते हैं, ऑप्टिमम जो गोल्ड फिश का फीड है वो देते हैं टर्टल्स को। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपने बास्किंग एरिया दे सकते हैं टैंक में अच्छा सा, जो एकदम सूखा हुआ हो, वहाँ पर वार्म टेम्परेचर हो, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है टर्टल के साथ एक्वेरियम में। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको बाहर ही रखना चाहिए। मेरी राय तो बाहर रखने के लिए ही है। अलग से एक पॉइंट बना दें टर्टल के लिए, वहाँ पे रखें उसको जहाँ पे बास्किंग एरिया और वाटर दोनों हो, और वहीं उसको फीड करें, तो ऐसा भी अच्छा रहता है। आप तो फ्रीली अपने घर में घूमने दें, तो ये आप कर सकते हैं। फिशेस की ऑल बीमारी, उसके ट्रीटमेंट की वीडियो सुनाओ। भाई ऑलरेडी इसकी सीरीज़ मेरे चैनल पे चल रही है अभी, जिसमें मैं अबाउट 3 डिजीज़ कवर कर चुका हूँ, होल इन दी हेड, वाइट स्पॉट और क्लाउडी आई, और भी बहुत सारी ट्रीटमेंट की वीडियोस आनी बाकी हैं। तो स्टे ट्यून्ड, देखो। और अगर आपको वो वाली देखनी है तो प्रीवियस मेरी वीडियोस पर देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं। तो ये अपनी सीरीज़ चली रही है अभी और ये चलती रहेगी जब तक सारी डिजीज़ कवर नहीं हो जाएंगी। तो फ्रेंड ये आप जाके देख सकते हैं। I am experienced aquarist 10 years into this hobby, but I have a koi fish 8-inch size. It has a stomach swollen awkwardly from left side from 6 months and is growing more ever since. It is definitely not dropsy. Please tell me what to do. Its swimming is normal. अगर वो ड्रॉपसी नहीं है और आप 10 साल एक्सपीरियंस भी हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है जो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं सुधांशु शर्मा, तो आपको एक्सपीरियंस अच्छा खासा है और वो ड्रॉपसी नहीं है जैसे कि आप बोल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो शायद उसके जो स्टमक है वो इन्फेक्शन है उसके स्टमक में एक साइड पे, या तो फिर उसके जो स्टमक है वहाँ पे एग्स फॉर्म हुए थे लेकिन वो एग्स ले नहीं हो पाए, जिसकी वजह से वो एक ही जगह पे जाके क्लॉट हो गए हैं। और गोल्ड फिशेस में ऐसा होता है जब एग्स बनते हैं तो एक साइड का स्टमक स्वेल हो जाता है किसी किसी केसेस में, तो हो सकता है वो वाले जो एग्स हैं वो ले नहीं हो पाए हो, वहीं पर क्लॉट हो गए हों और उसी की वजह से उसका जो स्टमक है वो हो गया हो, स्वेल हो गया हो। और ये भी हो सकता है कि वहाँ पे उसको इन्फेक्शन हो गया हो। तो आप एक काम कर सकते हैं,
आप टेट्रासाइक्लिन और रॉक सॉल्ट के पानी में उसको रख के देखिए, अबाउट 1 मंथ तक रख के देखिए और हर हफ्ते उसका वाटर चेंज करिए अबाउट 50%, और देखिए फिर उसका क्या रिजल्ट निकल के आता है। अगर वो ठीक हो गया तो समझ लीजिए कि वो इन्फेक्शन है, अगर उसमें बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी 19-20 का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है तो मतलब वो एग्स हैं और उसके लिए आपको कुछ और मेडिकेशंस लेने पड़ेंगे। तो ये ज़रूर करके देखिए। वैसे तो आप 10 साल के एक्सपीरियंस हैं तो आपको अच्छा खासे से पता ही होगा सब कुछ मेरे हिसाब से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाय ब्रो, हाउ योर फैमिली मेम्बर्स सपोर्ट योर हॉबी एंड हाउ दे रिएक्ट टू योर फिशेस। अरे भाई कुछ मत पूछो भाई ये वाले क्वेश्चन का आंसर तो जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं सबको ही पता है, ऑलमोस्ट सबको पता है कि भाई फैमिली मेम्बर्स का रिएक्शन क्या रहता है एक्वेरियम्स में। फैमिली मेम्बर्स को एक्चुअली फिशेस तो बहुत पसंद होते हैं, सभी को फिशेस बहुत पसंद होते हैं क्योंकि यूनिक होते हैं, वैरायटी होती है इतने सारे कलर्स होते हैं, अलग अलग डिफरेंट शेप्स होते हैं, अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं हर फिशेस में। तो फिशेस तो सबको ही बहुत पसंद है, लेकिन जो पसंद नहीं है वो ये चीज़ है कि उसमें जो मेहनत लगती है उनके बच्चों की, तो वो पसंद नहीं आता है अपने पेरेंट्स को कि इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है मेरा बच्चा इस चीज़ पर। अगर इतनी मेहनत पढ़ाई में कर लेता तो शायद कोई IAS ऑफिसर या कुछ बन जाता, कुछ बड़ी पोस्ट पे होता आज। तो ये पसंद नहीं आता है पेरेंट्स को कि स्टडीज़ को साइड में रख के प्रायोरिटी एक्वेरियम्स को देते हैं, क्योंकि अपन हर टाइम उसी में लगे रहते हैं। और पेरेंट्स को ये भी पसंद नहीं आता है कि अबाउट इतने बड़े बड़े एक्वेरियम रखते हैं, जैसे 6 फीट बाय 2 फीट बाय 2 फीट या 4 फीट बाय 2 फीट ऐसे वाले एक्वेरियम रखते हैं, तो ये घर की स्पेस खाते हैं और घर में वैसे ही स्पेस नहीं रहती है। तो इसकी वजह से भी जो घर वाले हैं उनको पसंद नहीं होता है। और भाई इसका आंसर तो सच बता रहा हूँ मुझसे अच्छे से तो आप लोग जानते हैं जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं कि कैसे फैमिली मेम्बर्स सपोर्ट करते हैं अपने एक्वेरियम हॉबी को, और फिशेस पे क्या रिएक्शन रहता है। फिशेस पे तो खैर अच्छा रिएक्शन रहता है कि अरे भाई देखो तेरी फिश लड़ रही है तो जल्दी आ, देखो मछली मार रही है दूसरे को। तो मैं बोलता हूँ इट्स नॉर्मल कि ऑस्कर का तो एग्रेशन है, वो तो मारती हैं। तो मतलब ऐसा रिएक्शन रहता है कि उनको ज़रा सी बातों पर लगता है कि क्या हो रहा है भाई ये। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा किसने ये क्वेश्चन पूछा है अनिकेत कोहले ने। अनिकेत कोहले आपको भी अच्छे से ही पता है कि मेरी तो शायद आपसे इंस्टा पे भी बात हो चुकी है, शायद फ़ोन कॉल पे ही बात हो चुकी है। आपको ही पता है कि आपके घर वाले और मेरे घर वाले कैसे सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। चलिए खैर, आपके तो शायद फादर सपोर्ट करते हैं, चलो अच्छी बात है, उसके फादर सपोर्ट करते हैं अनिकेत कोहले, क्योंकि उनसे मेरी एक बार बात हो चुकी है इंस्टा पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। वैसे अच्छा क्वेश्चन था। पार्थिक कंबे, कोई फिश भी को ट्रीटमेंट करने के लिए टैबलेट मेडिसिन बेस्ट या एक्वेरियम लिक्विड मेडिसिन। कोई भी फिश के लिए टैबलेट मेडिसिन या एक्वेरियम मेडिसिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर मेडिसिन एक अलग चीज़ के लिए रहती है। जैसे एंटी इक हो गई, वो वाइट स्पॉट या इक के लिए रहती है। एंटी एड हो गई है, एंटी फंगस हो गई, एंटी फंगस के लिए रहती है। जो एंटी क्लोरिन वगैरह रहती हैं वो क्लोरीन को डिक्लोरिनेट करने के लिए रहती हैं। तो इस सब से कुछ भी नहीं होता है कि कौन सी मेडिसिन किस चीज़ के लिए होती है। जैसे टेट्रासाइक्लिन हो गई, ये कैप्सूल हो गई, ये मेडिसिन जो अपन लोग ह्यूमंस भी इनके लिए रहती है। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो बहुत सारी बीमारी में काम आती हैं। तो अपन को पर्टिकुलरली जो बीमारी है उसके लिए मेडिसिन देनी पड़ती हैं। तो और दोनों का जो रिजल्ट आता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, जो एंटी एड और एंटी इक और ये सब होती हैं, जो अपन लोग को मिथाइल ब्लू वगैरह जो अपन को शॉप्स में मिलती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, जो अच्छी क्वालिटी की रहती हैं। अबाउट 500 to 600 की बोतल आती है इनकी ज़रा सी। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती हैं। और जो अपनी टैबलेट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा चीप में मिल जाती हैं। अपन को टेट्रासाइक्लिन का जो पूरा एक पत्ता आता है वो अबाउट 25 रुपीज़ का आता है, 500 mg का। तो आप उसी को देख सकते हैं कितना ज़्यादा चीप में पड़ेगा, कितनी सारी टैबलेट्स मिलेंगी अपन को, उसको अपन कितने ईजिली ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपने फिशेस का, और इफेक्टिव भी रहता है। तो ये तो नहीं रहता है, अगर मतलब आप अफोर्ड कर पाते हैं तो फिशेस की मेडिसिन तो अच्छी रहती हैं। और ये जो अपन मेडिसिन ह्यूमन मेडिसिन यूज़ करते हैं फिशेस के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि कौन सी मेडिसिन अच्छी है, जिससे अच्छे रिजल्ट मिल जाए वही अच्छी है। और दोनों से सेम रिजल्ट मिलते हैं अगर उनको को एकदम अच्छे से सेम डोज में ट्रीट किया गया, जो डोज उस पर लिखी है वही डोज से ट्रीट किया गया फिश को, तो अच्छे रिजल्ट दोनों के रहेंगे, दोनों से क्योर होगी आपकी फिश ज़रूर। और टाइम टू टाइम वाटर चेंजेस वगैरह और पैरामीटर्स वगैरह आप उनको चेक करते रहे तो इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो इसके वाले मैं तो बोलूँगा कि दोनों ही मेडिसिन अच्छी होती हैं, जो लिक्विड होती हैं और जो अपने मेडिसिन होती हैं अपने जो जैसे टेट्रासाइक्लिन वगैरह, ये सब दोनों ही सेम होती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू शुड ऐड योर एल्बाइनो ऑस्कर टू योर एरवाना टैंक। ब्रो एक्चुअली आई ट्राइड इट लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि जो और भी मैंने ऑस्कर्स ऐड कर दी थी अपनी, कॉपर ऑस्कर, एल्बाइनो ऑस्कर, और दोनों ही कॉपर ऑस्कर कर रही थी। मेरी मैंगो ऑस्कर भी मेरे एरवाना टैंक में थी। तो और भी ऑस्कर्स मेरी एरवाना को मारने लगी थी और मैंगो ऑस्कर भी मार रही थी। तो भाई मुझे वापस हटाना पड़ा और वापस इसी में डालना पड़ा सबको, आप भी देख सकते हैं सारी ऑस्कर इसी में है मेरी।
तो और उसका क्वेश्चन है, हाउ मच इज़ योर एक्सपीरियंस विथ फिशेस, कैन एरवाना एंड टर्टल लिव टुगेदर, इफ यस विच टाइप ऑफ टर्टल एरवाना टैंक मेट्स, गुड लक। मेरा एक्सपीरियंस अबाउट 6 to 7 ईयर्स है। मैंने ये वाली हॉबी शायद 10th या 12th में स्टार्ट करी थी और अभी मैं MBA के फाइनल ईयर में हूँ। तो अबाउट 6 to 7 ईयर्स है मेरा एक्सपीरियंस फिशेस के साथ। कैन एरवाना एंड टर्टल लिव टुगेदर, एरवाना और टर्टल एक साथ रह तो सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको एरवाना को टर्टल के साथ रखने में, क्योंकि अगर आप एरवाना को टर्टल के साथ रख रहे हैं तो आप टर्टल को एक एक्वेरियम में रख रहे हैं, और एक्वेरियम में रख रहे हैं तो आपको एक बास्किंग एरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी देना ही पड़ेगा। उसके बिना टर्टल बिल्कुल भी नहीं चल पाता है। और अगर आप एक बास्किंग एरिया देंगे, और आपको पता ही है एरवाना की जंप करने की आदत कितनी ज़्यादा होती है, और अगर एरवाना जंप करके उस बास्किंग एरिया पर घल गई तो उसका जो स्पाइन होता है, बैकबोन जो स्पाइन होती है उसकी, वो ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि आधी उसमें रहेगी आधी पानी में रहेगी, और वो बहुत ज़्यादा तेज़ भड़बड़ाती है एरवाना, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको एरवाना के साथ टर्टल ना ही रखिए, वो अच्छा है। और टर्टल के जो नेल्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, तो उससे भी अपनी एरवाना की जो ब्यूटी है उस पर थोड़े बहुत स्क्रैचेस वगैरह लग सकते हैं, तो ध्यान ज़रूर रखिए इस बात का। तो एरवाना के साथ टर्टल नहीं रखिए। और टर्टल जब ईट करता है फूड तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ईट करता है फूड को, तो एरवाना क्या होता है, उससे एरवाना थोड़ा डर जाती है और फूड वगैरह लेना छोड़ देती है। एरवाना ज़रा सा भी स्ट्रेस में आती है तो वो फीड वगैरह लेना छोड़ देती है बिल्कुल, और अबाउट बहुत ज़्यादा लंबे लंबे समय तक स्ट्राइक पे जा सकती है, अबाउट 1 महीना, अबाउट मतलब 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना। मेरी एरवाना मैक्सिमम 2 महीने के स्ट्राइक पे गई थी जब वो स्ट्रेस में थी। तो आपको नहीं रखना चाहिए टर्टल एरवाना के साथ। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरी क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ योर फर्स्ट फिश? माय फर्स्ट फिश, पर्टिकुलरली एक फ़िश नहीं थी मेरी फर्स्ट फिश। मेरा जो फर्स्ट एक्वेरियम था वो मेरा ये 4 फीट वाला एक्वेरियम था, यही वाला जो मेरे पीछे रखा है, ये मेरा कम्युनिटी टैंक मेरा फर्स्ट फिश था। और मेरी फर्स्ट फिश थी ये वाली जो पैरेट आप देख रहे हैं इसमें, ये मेरी फर्स्ट फिश थी। और इसके साथ मैंने और भी फिशेस ली थी, 2 टाइगर ऑस्कर्स थी, 2 पैरेट्स थी, जिसमें से एक पैरेट ही थी, और एक पैरेट मेरी रिसेंटली में थोड़े अबाउट 6 से 7 महीने पहले मर चुकी है। और मेरी और भी थी 2 शिवराम थी, गोल्ड शिवराम, और इरिडेंट शार्क थी 3-4 इरिडेंट शार्क थी। ये सब मैं एक साथ लाया था जब मैं वाला एक्वेरियम लाया था, पूरा साइकिल करके सारी फिशेज़ एक साथ ही डाली थी। और उन सारी फिशेज़ में से मेरे पास अभी 2 फिशेज़ अलाइव हैं, और मेरी एक और थी स्टार्टिंग फिश, वो है मेरी ये रेड टेल शार्क, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेरी रेड टेल शार्क भी स्टार्टिंग फिश है। तो मेरे पास अभी 2 हैं रिसेंटली जो मेरी फर्स्ट फिश है, एक मेरी पैरेट और एक मेरी रेड टेल शार्क। ये मेरी फर्स्ट फिशेज़ हैं जो कि अभी तक मेरे साथ हैं, अभी तक मेरा साथ निभा रही हैं, और होपफुली आगे भी निभाएंगी अपनी जब तक साथ रहेगा। चलिए देखते हैं, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ योर एज, व्हाट आर यू स्टडीइंग? व्हाट इज़ योर एज? अरे भाई एज नहीं बताते हैं सभी को ऐसे कैसे बता दूं भाई। लेकिन जैसा कभी बताया कि मैं MBA स्टूडेंट हूँ, तो इससे आप समझ जाइए कितनी एज होगी मेरी अभी। शादी के लिए तो खैर बहुत छोटा हो भी, और एज मेरी भाई जैसे कि 12th करी ली, फिर उसके बाद UG करी अंडर ग्रेजुएट 3 साल की, फिर उसके बाद PG कर रहा हूँ 2 साल की, और फाइनल ईयर में है PG का। तो भाई इस हिसाब से लगा लो भाई मेरी एज कितनी होगी। और व्हाट आर यू स्टडिंग, भाई अभी हाल बता दिया, जैसे कि MBA फाइनल ईयर में हूँ, MBA परस्यू कर रहा हूँ मैं अभी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वेटिंग फॉर प्लांटेड टैंक वीडियोस? अरे भाई बिल्कुल, आई एम टू भाई, मी टू मैं भी वेट कर रहा हूँ प्लांटेड टैंक वीडियोस का भाई, लेकिन प्लांट्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं एक्चुअली। सब्सट्रेट में ले आया हूँ, ड्रिफ्टवुड भी अपने पास है ही, वाटर तो रहता ही है अच्छा वाटर रहता है बोरवेल का, बस जो नहीं मिल रहा है वो है प्लांट्स, जो कि है मेन कंपोनेंट अपने प्लांटेड टैंक का, और वही अपन को नहीं मिल रहा है। तो भाई देखते हैं भाई कब तक मिलता है, कब तक डिलीवरी होती है। ऑनलाइन ही मंगवाऊंगा अब तो। लोकल स्टोर्स ने तो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भाई उनका तो कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोकल स्टोर्स भी ज़्यादा इतने एडवांस्ड नहीं है जहाँ पे सारी चीज़ें मुझे आसानी से मिल जाएँ। इसलिए अमेज़ोन या तो फिर मेक माई हॉबी या भी और भी साइट्स है, वहाँ पर ट्राई करूँगा मैं प्लांट्स वगैरह मंगवाने का। लेकिन कोई साइट्स अभी डिलीवरी नहीं दे रही हैं लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि ट्रेन वगैरह नहीं चल रही हैं सारी। चलो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भाई ऑस्कर टैंक साइज़ के बारे में बताना Q&A में। भाई ऑस्कर टैंक साइज़, अगर आप सिंगल ऑस्कर पालें अपने, एकदम सिंगल ऑस्कर पालें अपने एक्वेरियम में, तो आपको अबाउट 55 गैलन टू 60 गैलन का टैंक रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पेयर को रखना है, आपको एक पेयर रखना है, 2 ऑस्कर्स रखनी है, तो आपको अबाउट 75 गैलन का टैंक लगेगा, मिनिमम इतना लगेगा। तो यह ध्यान रखें, यही है अपने ऑस्कर के टैंक के साइज़ के बारे में, यही रेशियो से चले हमेशा। कोई विट पैरेट फिश, विल इट वर्क? हाँ भाई बिल्कुल, इट विल वर्क, और मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ, ये देखिए।
भाई कितने इंच का एरवाना है भाई? भाई 24 इंच प्लस एरवाना है मेरा, 2 फीट से ज़्यादा का है। चलिए अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। ऑस्कर कीप गाइड इट्स केयर एंड टिप्स फॉर फास्ट ग्रोथ। भाई इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ अपने पहले, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ पे तो मैं पूरे तरीके से आंसर नहीं दे पाऊंगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि उस वाली वीडियो की मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, और मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। उसकी पूरी ऑस्कर फिश केयर गाइड है पूरी, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइस वीडियो ब्रो, एंड ऑस्कर कितने टाइम में बेबी साइज से 10 से 12 इंच हो जाती है, और फास्ट ग्रोइंग के लिए क्या करें? भाई ऑस्कर को फुल ग्रोथ होने में अबाउट 11 to 12 मंथ्स, या अगर आप अच्छा फूड नहीं दे रहे हैं उसको, तो उसको 1.5 साल तक लग सकता है। लेकिन मैक्सिमम ऑस्कर 12 मंथ्स तक अबाउट अपने फुल साइज़ पे पहुंच जाती हैं। और आप उसको फास्ट ग्रोथ के लिए अबाउट 10 to 11 मंथ में ही आप उसको फुल साइज़ करना है, तो आप उसको फ्रेश फीड दीजिए अबाउट हफ्ते में 3 से 4 बार, तो वो उसकी जल्दी ग्रोथ होगी। अबाउट फ्रेश प्रॉन्स दीजिए, फ्रेश श्रिम्प दीजिए, लाइव फीड दीजिए, फिश वगैरह दीजिए एकदम फ्रेश। और जो अपने अच्छे अच्छे फूड्स होते हैं, जैसे क्विक रेड हो गया, और कार्निवोरस पैलेट्स हो गए, कार्निवोरस स्टिक्स हो गई, एरवाना स्टिक्स वगैरह आती हैं, वो अपने ऑस्कर्स को फीड कर सकते हैं आप। और मीट वगैरह दे सकते हैं, ये सब दे सकते हैं, जो भी हाई प्रोटीन फूड रहता है और फ्रेश फूड रहता है। और ड्राइड में आप ये सब दे सकते हैं, पैलेट्स वगैरह, ड्राई श्रिम्प्स वगैरह, तो इससे अच्छी ग्रोथ होती है ऑस्कर्स की। मैं अपने ऑस्कर्स को मैक्सिमम टाइम ड्राइड श्रिम्प्स देता हूँ, और मेरी ऑस्कर्स अबाउट 12th मंथ में अबाउट फुल साइज पहुँच गई थी पूरी। तो यही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट मेक यू टू बी एन एक्वेरियम लवर? भाई इसका आंसर है एक्वेरियम। भाई इसका मतलब मुझे भी नहीं पता मुझे एक्वेरियम इतना पसंद क्यों है, लेकिन पसंद है क्योंकि एक्वेरियम मुझे पसंद है। इसका आंसर एक्वेरियम है, क्योंकि एक्वेरियम भाई पसंद है बस। आप लोग को ही पता है भाई क्यों पसंद है, क्योंकि आप लोग भी हॉबिस्ट हैं, तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं वाली। तो भाई इसका कोई आंसर नहीं है वैसे तो, और इसका आंसर यही है क्योंकि मुझे एक्वेरियम्स पसंद है, इसलिए मुझे एक्वेरियम्स पसंद है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वाली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही थी, तो मैंने सोचा था थोड़े छोटी रखूँ वीडियोस, और 2 पार्ट में लेके आऊँ। तो 2 पार्ट में लेके आऊँगा, तो इसका सेकंड पार्ट आएगा, और इसका सेकंड पार्ट अबाउट 1 दिन के बाद आएगा, अबाउट सेकंड डे आएगा, आज के दिन से, कल का दिन छोड़ के परसों आएगा। तो वो वाला पार्ट देखने के लिए अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि सबसे पहले एक्वेरियम से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल के थ्रू मिले। ना मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो करिए, वहाँ पे मेरे 2 पेजेस हैं, एक एक्वेरियम वर्ल्ड का पेज है, एक प्रवेश चौरसे नाम का पेज है, जहाँ पे मेरे एक्वेरियम वाला पेज पे सारे अपडेट्स चलते हैं इस चैनल के। और प्रवेश चौरसे वाले पेज पे मेरे जो फोटोग्राफी का पेज है, वहाँ पे फोटोग्राफी के सारे पोस्ट करता हूँ मैं, तो वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करिए। आज की फ्रेंड्स वीडियो में इतना ही पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फ्रेंड्स थैंक यू।